दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, न्याय, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन के बारे में। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हम प्रशासन की बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि प्रशासन किस तरीके से जो सुल्तान था वो किस तरीके से शासन चलाया करता था, और न्याय और दंड की क्या प्रक्रिया थी। हम जस्टिस के बारे में बात करेंगे, हम पनिशमेंट के बारे में भी बात करेंगे, और हम आर्थिक व्यवस्था में बात करेंगे कि जो व्यापार होता था वो किस तरीके से होता था, उनके आय के क्या साधन होते थे। ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था में। और सामाजिक जीवन में हम उनकी बात करेंगे कि सोशल लाइफ उनकी कैसी होती थी, कौन कौन से समाज हुआ करते थे, किस किस जाति के लोग हुआ करते थे, उनके व्यवहार एक दूसरे से किस तरीके से रहा करते थे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन व्यवस्था से। तो जो प्रशासन व्यवस्था थी ये मेनली इसको हम अगर डिवाइड करना चाहें तो हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब केंद्रीय प्रशासन। एक होता था प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। तो दिल्ली सल्तनत एक धर्म प्रधान राज्य हुआ करता था। तो सल्तनत शासन में उत्तराधिकार को लेके भी कोई खास सिद्धांत नहीं था कि उत्तराधिकारी का इस तरीके से चलता था सिस्टम कि भैया ये कहावत जो कही जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी हिसाब से चलता था। कभी भी कोई भी जो आता था तो पता चला उसने पुराना जो सुल्तान था उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद खुद सुल्तान बन गया। तो कोई एक निश्चित सिद्धांत यहाँ पे नहीं हुआ करता था। जिस प्रकार हम इस सिद्धांत की बात, अगर हम मुगल्स के टाइम पे हम इसकी बात करें तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले बाबर आया था, फिर उसका बेटा हुमायूं आया था, फिर उसका बेटा, फिर हम बात करते हैं अकबर आया था, इस तरीके से फिर अकबर का अगला बेटा आया था। तो एक जो हम बात करते हैं कि एक सीरीज थी, उसमें एक उत्तराधिकार का एक नियम था कि जो भी राजा होगा उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा। तो केंद्रीय शासन की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो प्रधान था वो सुल्तान हुआ करता था, डेफिनेटली सी बात है। और अगर हम इसी की बात करें कि ये जो था सुल्तानी जो न्याय व्यवस्था होती थी उसका हेड होता था, मतलब ये ही सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर भी सुल्तान के अंडर में ही रहता था, मतलब जो भी सेवाएं हुआ करती थी उनका जो प्रधान था वो सुल्तान ही रहता था। तो ये था आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्न करता था सुल्तान। इसके बाद इसने अपने जो भी काम थे उन काम को बनाने के लिए, उनके अपने कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए इसने मंत्रियों की व्यवस्था की हुई थी। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मंत्री हुआ करता था जो अपने अपने विभागों के प्रभारी होते थे। और इनकी जो नीति थी, जो भी मंत्री जो भी पॉलिसी बनाता था वो सुल्तान के द्वारा ही निर्धारित होता था। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता था कि वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर बनाएं और उसके बाद फिर उसको लागू कर दें। उन्हें सुल्तान की परमिशन लेना ज्यादा जरूरी रहता था। और जो व्यवहारिक नियंत्रण की अगर हम बात करें राजकीय शक्ति का, तो उसके लिए दो लोग हुआ करते थे। एक थे आपके जो अमीर थे, जो जिसको हम इंग्लिश में नोबल्स बोलते हैं। तो ये जो नोबल्स थे, ये मैंने जो आपको इल्तुतमिश ने जो तुर्कानी चहलगनी बनाया था, तो जो नोबल सरदार हुआ करते थे उनको हम अमीर भी बोलते थे। तो एक अमीर थे, और इसके अलावा मतलब जो भी डिसीजन होता था तो वो सुल्तान अमीर जो होते थे उनसे पूछ कर लेता था। इसके अलावा जो धार्मिक इनका जो प्रतिनिधि होता था, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजन जो होता था, उलेमा उसको बोलते थे। तो ये अमीर और उलेमा इन दोनों से ही पूछ के कोई निर्णय लिया करते थे। इसके बाद अमीर वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें विदेशी मूल के लोग थे जो दो समूह में डिवाइडेड थे। एक थे तुर्कीदास और एक थे गैर तुर्की, मतलब एक थे तुर्की और एक थे गैर तुर्की। तो जो गैर तुर्की थे उन्हें ताजिक कहा जाता था, और जो तुर्की थे उनको तुर्की दास कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस्लामी धर्माचार्यों और शरीयत कानून के रूढ़िवादी व्याख्याकारों को उलेमा कहा जाता था। आगे हम बात करेंगे कि इनका जो न्याय था वो आया कहां से था। तो ये जो उलेमा ही होते थे, इनको जो उतने टाइम पे कुरान वगैरह हुआ करती थी, इनका ज्ञान होता था, तो इनको पता था कि कौन सी चीज उचित है, कौन सी चीज उचित नहीं है। तो इसी के हिसाब से ही जो सल्तनत थी सुल्तान की वो चला करती थी।
ये आप देख सकते हैं कि उतने टाइम पे जो डिपार्टमेंट्स थे वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, उन डिपार्टमेंट्स के नाम क्या क्या थे और उनके कार्य क्या क्या थे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कुछ डिपार्टमेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको आज का जो हमारी जो सरकार है आज की, उस सरकार से भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट आज भी सरकार में चल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें दीवाने बिजारत, तो दीवाने बिजारत जो होता था, बिजार बिजार मतलब हो गया वजीर, तो जो वजीर हुआ करता था, जो हम आज कंपैरिजन कर सकते हैं प्रधानमंत्री से, तो ये जो वजीर का विभाग था उसको बोलते थे दीवाने बिजारत। और इसका जो मेन काम था वो था वित्त संबंधी कार्य, लेकिन लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर इसका नियंत्रण रहता था। तो इस तरीके से हम आज के प्रधानमंत्री से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि वित्त मंत्री चूंकि अलग होता है, लेकिन फिर भी वो जो रहता है वो प्रधानमंत्री के अंडर में ही रहता है। जैसा प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है तो वित्त मंत्री को उसी के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। इसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट था वो था डिफेंस डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते थे दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। ये डिफेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो जैसा आज इनका जो काम होता है डिफेंस डिपार्टमेंट का, जो रक्षा विभाग होता है उनका जो आज काम होता है, वैसे ही इनका भी काम था कि सैनिकों की भर्ती करना सेना में, सैनिक अभियानों का आयोजन करना, सैनिकों का वेतन निर्धारण करना और अदर जो दूसरे सैन्य निरीक्षण हुआ करते थे वो इनका काम हुआ करता था। इसके बाद अगर हम अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो वो था दीवाने रिसालत। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, हर एक में दीवान वर्ड यूज किया गया है। तो दीवान का मतलब हो गया डिपार्टमेंट, तो आपको इसमें कंफ्यूज ना हो। दीवान मतलब हो गया डिपार्टमेंट और रिसालत, रिसालत मतलब हो गया फॉरेन, विदेश विभाग। तो जो फॉरेन डिपार्टमेंट हुआ करता था, आज भी हमारे जो मंत्रिमंडल होते हैं उनमें फॉरेन डिपार्टमेंट होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो इनके जो काम जैसे आज के काम होते हैं वैसे इनके भी काम हुआ करते थे, विदेशी संपर्क एवं कार्य। और कुछ विद्वान ये भी कहते थे कि ये धार्मिक कार्यों से भी संबंधित हुआ करता था, लेकिन आज धर्म से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इनके टाइम पे तो केवल जो मेन था वो इस्लाम ही चलता था, ये इस्लाम को ही सब कुछ मानते थे। इसके बाद अगर हम अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो वो है दीवाने इंशा, या इसी का एक दूसरा नाम था दीवाने अशरफ। इंशा, इंशा मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो आज भी हमारे यहाँ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, हालांकि थोड़ा सा ये इसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये पत्राचार विभाग हुआ करता था, जिसका काम था शाही जो घोषणाएं करता था, जो सुल्तान जो घोषणाएं करता था, और जो पत्रों के मसविदे तैयार करना इनका काम हुआ करता था। शासकीय घोषणाओं को जारी करना भी इनका काम था। प्रांतीय गवर्नर जो हुआ करते थे, जो छोटे छोटे, एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इनका जो कम्युनिकेशन होता था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये सब इनके काम हुआ करते थे। इसके बाद फिर एक जो डिपार्टमेंट था दीवाने अमीर कोही। तो अमीर कोही जो डिपार्टमेंट था ये कृषि विभाग हुआ करता था। आज भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं अमीर कोही मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो दीवाने अमीर कोही था ये किसने स्थापित किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। तो जो आज काम होते हैं कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये इस तरीके के दीवाने अमीर कोही के काम हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें दीवाने मुस्तखराज, तो दीवाने मुस्तखराज जो था वो राजस्व विभाग था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका काम क्या होता था, बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब किताब रखना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दीवाने खैरात, तो खैरात आप जानते हैं, खैरात मतलब होता है दान। तो जो दान विभाग था ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो इसका जो मेन काम था वो था गरीब मुस्लिम कन्याएं जो होती थी उनका विवाह करना, विधवाओं और अनाथों को संरक्षण प्रदान करना। तो इस तरीके से ये दीवाने खैरात के काम हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें दीवाने इस्तेखाक, तो इस्तेखाक एक पेंशन डिपार्टमेंट होता था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट किया था। और इसका काम था अवकाश प्राप्त जो कर्मचारी होते थे उनको वजीफा देना, जो पेंशन जो होती थी पेंशन देना उनको, और सैन्य अभियान में जो मृत सैनिक होते थे उनके जो आश्रित होते थे उनको मदद देना उनको। ये इसका दीवान इस्तेखाक का काम होता था। इसके बाद अगर हम बात करें दीवाने बंदगान, तो बंदगान मतलब हो गया एक तरीके से आप मान सकते हैं बंदी। मतलब हो गया आपका दास। तो दासों का जो डिपार्टमेंट था ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट किया था।
तो दीवाने बंदगान का काम क्या था? दासों की संख्या में वृद्धि करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। दास मतलब ये घर के काम के लिए दास नहीं रखे जाते थे, एक्चुअली जो सेनाएं हुआ करती थी इनको लड़ने के लिए वो खरीदते थे, इसलिए इनको दास कहा गया है। तो ये मेनली इनके जो सैनिक होते थे, कई इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अमीर भी हुए हैं, जिनका सरकार में बहुत इंटरफेयर भी रहा है। तो ये घर के काम करने वाले दास नहीं थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये दीवाने वकूफ जो था वो व्यय विभाग था। ये जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, तो व्यय के जो कागजात थे उनकी देखभाल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें दीवाने कजा ममालिक, तो ये न्याय डिपार्टमेंट हुआ करता था, जस्टिस डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो न्याय संबंधी कार्य ये करता था। इसके बाद अगर हम करें बात नायब मामलिकात की, ये बहराम शाह ने शुरू करा था, जिसने नायब बनाए थे। ये जो था उतने टाइम पे ये सत्ता का केंद्र बिंदु हुआ करता था। इसी के कारण ही जो सत्ता थी, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जो सत्ता थी वो वजीर, सुल्तान और सुल्तान के इनके साथ साथ ये सत्ता अब नायब मामलिकात या नायब के हाथ में भी आ गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं सल्तनत काल के जो प्रमुख अधिकारी थे और उनके क्या कार्य थे। तो हम अधिकारी की हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसकी। तो इसको आप देख सकते हैं जैसे आरिज ममालिक। तो आरिज मतलब होती है आर्मी, अर्ज। तो आरिज ममालिक, ममालिक मतलब हो गया उसका अधिकारी। तो आरिज ममालिक क्या हो गया? जो सैन्य डिपार्टमेंट था, जो रक्षा डिपार्टमेंट जो था उसका जो प्रधान था उसको आरिज ममालिक बोलते थे। तो सैनिकों की भर्ती करना इनका प्रमुख कार्य होता था। इसके बाद अगर हम बात करें इंशा ममालिक मतलब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, उसका जो हेड था उसको इंशा ममालिक बोलेंगे। रसालत की अगर हम बात करें, रसालत ममालिक की अगर हम बात करें तो ये फॉरेन डिपार्टमेंट होता था। वकील दर की बात करें तो जो शाही महल और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाएं होती थी, तो ये वकील को आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते वकील से। वकील का मतलब होता था शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करना, इसका काम होता था। इसके बाद अगर हम बात करें आमिर हाजिब, तो ये इसको बार वक्त भी बोलते थे। तो आमिर हाजिब आपको मैंने बताया था कि ये बलबन आमिर हाजिब बना था। तो इसका काम था दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करना। इसके बाद सरे जानदार की अगर हम बात करें तो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान जो होता था, मतलब जो बॉडीगार्ड्स होते थे सुल्तान के, तो ये सरे जादार की उस डिपार्टमेंट का हेड होता था। तो इनकी व्यवस्था करना सरे जादार का काम होता था। अमीर बहर की बात करें तो अमीर बहर मतलब नौकायन से रिलेटेड और जलमार्गों का नियंत्रण करना इसका काम होता था। अमीर मजलिस की अगर हम बात करें तो मजलिस मतलब होता है दावत, सभाएं। तो सभाओं दावतों का जो विशेष उत्सव हुआ करते थे उनका प्रबंध करना इसका काम होता था। इसके बाद अगर हम मुस्तौफी ममालिक बात करें तो वो महालेखा परीक्षक होता था और राज्य के खर्चों की जांच करता था, जिसको हम ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अगर हम मुशर्रिफ ममालिक की बात करें तो ये महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल हुआ करता था, जो राज्य की आय से संबंधित था। दीवान रिसालत की बात करें तो दीवान रिसालत जो था ये बाजार पर नियंत्रण रखने का काम था। तो दीवान रिसालत की जो डिपार्टमेंट जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। इसके बाद फिर ये बहुत सारे आपको देश में देख सकते हैं ज्यादा, जैसे अगर हम बात करें सद्र उस सुदूर, तो ये धर्म संबंधी कार्यों के लिए था। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि ज्यादा इसमें इन चीजों में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार इनको देख जरूर लें। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब लिखा हुआ है। तो सल्तनत के जो 4 स्तंभ थे, दीवान बिजारत जो वजीर डिपार्टमेंट था, दीवान आरिज जो सैन्य डिपार्टमेंट था, दीवान मंशा नहीं है, ये दीवान इंशा है जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, दीवान रसालत जो आपका फॉरेन डिपार्टमेंट था। सल्तनत का जो प्रधानमंत्री था वो वजीर कहलाता था और इसके कार्यकाल को दीवान बिजारत का कार्यकाल नहीं, इसका जो डिपार्टमेंट था उसको दीवान बिजारत कहा जाता था। बिजारत मतलब होता है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। दीवान इंशा की अगर हम बात करें तो ये पत्र व्यवहार का शाही कार्यालय था। इसके बाद अगर हम दीवान रसालत की बात करें तो ये विदेश मंत्री था। तो विदेशी वार्ता और कूटनीतिक संबंधों की देखभाल करना इसका काम था। अगर हम प्रांतों के गवर्नर जो होते थे या जो एकता में जो डिवाइड किया हुआ था, तो एकता के जो प्रधान होते थे उनको बाली, नाजिम, नायब, मुक्ति या इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार के अलावा एक शब्द और यूज होता है अक्तादार, भी इनको कहा जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें कि 14वीं सदी में जब इनके पास बहुत सारी भूमि आ गई थी, मतलब इनका राज्य का जो विस्तार था वो काफी
बड़ा हो गया था। तो राज्य के विस्तार के कारण इन लोगों ने जो प्रांत थे, इनके जो स्टेट्स थे, उनको इन्होंने जिलों में बांट दिया गया था। और ये जो जिले थे इनको शिक कहा जाता था। आप इसको थोड़ा सा मैं एक फिगर के माध्यम से आपको इसको बता देता हूं। ये जैसे अगर मान लो इनका पूरा स्टेट है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इसको इस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे जिलों में, जिनको शिक कहा जाता था, इनमें बांट दिया था। ये बहुत सारे शिक हो गए। और एक सुल्तान हो गया, तो सुल्तान के अंडर में भी कुछ रहते थे। तो ये जो शिक थे, तो जो सिख का जो हेड होता था उसको बोलते थे सिकदार, शिकदार। और ये जो शिकदार की जो स्थापना की थी, ये की थी बलबन ने। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ये जो शिक थे, इनका जो शिक का जो अगला जो डिवीजन हुआ, इसका डिवीजन हुआ परगना। जो मतलब छोटे छोटे, जिसको आप आज के टाइम से अगर कंपैरिजन करो तो इनको तहसील आप बोल सकते हो। ये हो गया आपका परगना। तो जो परगना था, यहाँ पे मेन दो जो अधिकारी हुआ करते थे, तो वो इन्हीं का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। तो एक तो इसमें था जिसको बोलते थे हम आमिल। तो आमिल जो था, तो आमिल या अमिल, इसका जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ये संभालता था, मतलब मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये हुआ करता था। इसके अलावा जो दूसरा था इसमें, वो था मुंसिफ। तो मुंसिफ जो था, मुंसिफ का जो काम था, वो मुंसिफ का काम था राजस्व से रिलेटेड, मतलब जो कर था, जो टैक्स था, कि टैक्स टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना टैक्स आ रहा है, किस जगह से कितना टैक्स आ रहा है, मतलब जो राजस्व विभाग था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था, उसका जो प्रधान था वो हुआ करता था मुंसिफ। इसके बाद फिर जो इस तरीके से जो परगना हमने बनाए हैं, इन परगनों का भी अलग अलग एक छोटा सा डिवीजन किया हुआ था। और वो परगना का जो डिवीजन था वो था छोटे छोटे ग्राम। यही सबसे छोटी इकाई होती थी। ये छोटे छोटे ग्राम हमने बनाए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। और ये गांव जनरली इंडिपेंडेंट रहते थे। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली दे आर इंडिपेंडेंट, सॉरी थ्योरेटिकली दे आर इंडिपेंडेंट, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं होते थे। तो ग्राम जो था, 100 ग्राम में मेनली जो अधिकारी हुआ करते थे, उसमें से एक रहता था पटवारी, चौधरी, खुद और मुकद्दम। तो मुकद्दम जो था वो इनका हेड था, जिसको मुखिया बोलते थे। तो गांव का जो हेड हो गया, उसमें मुकद्दम हो जाता था आपका। और ये जनरली स्वशासी होते थे, लेकिन इनको कर तो इनको देना ही पड़ता था। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे जो सुल्तान है, जो मेन सुल्तान इनका हेड हुआ करता था, तो सुल्तान को कुछ इसमें जो बड़े बड़े जो शिक या शहर, शिक को हम शहर भी बोल सकते हैं, बड़े बड़े जो शिक हुआ करते थे वो ये अपने अंडर में रखता था, जहां से टैक्स ज्यादा आता था। तो ये इसका एक रीजन ये भी था, यहां से टैक्स ज्यादा आता था, इसलिए अपने अंडर में रखता था। और ये जो एरिया होता था, यहां से इसको खालसा बोला जाता था। और खालसा से जो भी टैक्स जनरेट होता था, ये पूरा टैक्स डायरेक्ट सुल्तान के पास जाता था। मतलब यहां से सीधा जो टैक्स जाता था वो सेंट्रल में जाता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जाता था। इसको आप केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं। और यहां का जो हेड हुआ करता था उनको बोलते थे शहना। और जो शहना था, सहना, ये डायरेक्ट जो इसका जो रिक्रूटमेंट होता था वो डायरेक्ट सुल्तान ही इसको रिक्रूट करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि जो छोटे छोटे जो गांव हुआ करते थे, इन गांव में छोटी छोटी कुछ पंचायत भी हुआ करती थी। तो इन पंचायत का जो मेन काम था वो था वहां की न्याय व्यवस्था को संभालना, वहां की शिक्षा को संभालना और वहां की स्वच्छता को संभालना। ये इनके इस तरीके से काम हुआ करते थे। तो आप एक बार फिर से इसको मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूं।
ये देखिए, जो सबसे पहले जो इनका स्टेट था, जो प्रांत था, उसको इनने छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया, जिनको बोला जाता था शिक या जिला। इसके बाद फिर अगर इनको शहर भी बोला जाता था। इसके बाद फिर छोटे छोटे इनके भी डिवाइड किए इनने, उनको बोला गया परगना। फिर परगना का और फर्दर डिवीजन हुआ, उनको बोला गया ग्राम। तो जो शिकदार होता था वो शिक का हेड होता था, और जो परगना होता था वो आमिल और मुंसिफ वहां के हेड हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम ग्राम की बात करें तो यहाँ पे पटवारी, चौधरी, खुद, मुकद्दम ये हुआ करते थे, जो डायरेक्ट यहाँ से मतलब जो भी राजस्व होता था इनका कलेक्शन करना इनका काम हुआ करता था। इसके अलावा कुछ जो एरियाज होते थे जिनको खालसा बोला गया, वो खालसा सुल्तान के अंडर में होते थे। और यहाँ के जो हेड होते थे वो हेड होते थे शहना, और एक तरीके से आप मान सकते थे यहाँ के जो गवर्नर होते थे, एक केंद्र शासित प्रदेश होते थे, तो यहाँ के जो हेड होते थे, गवर्नर होते थे, उनको शहना बोला गया, जिनका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट सुल्तान ही करता था। इसके अलावा आमिल जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। मुंसिफ जो था, मुंसिफ का काम था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालना। इस तरीके से ये इनका डिवीजन हुआ करता था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि न्याय और दंड व्यवस्था क्या थी। मतलब जस्टिस एंड पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो न्याय और दंड व्यवस्था उतने टाइम पे कैसी थी, इसके बारे में हम देखते हैं। न्याय व्यवस्था के जो प्रमुख स्रोत थे वो थे कुरान, हदीस, इज्मा और अयास, जिनमें से मेन जो था वो था कुरान। अब चूंकि कौन सी चीज न्याय मतलब होता है कि जो न्याय का जो अधिकारी होता है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो इसका स्रोत क्या था, इसका जो मेन स्रोत थे वो यही थे आपके कुरान, हदीस, इज्मा और अयास। तो जहां से इनको पता चलता था कि भैया इस तरीके का इसने कुछ गलत काम किया है तो उसको क्या दंड देना चाहिए। जैसे अगर कोई बंदा चोरी करता था तो जरूरी नहीं है कि उसको सीधा जाके मृत्यु दंड दे दो। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो भैया उनको पता होना चाहिए कि इसने हत्या की है तो इसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। तो उनका जो मेन जो सोर्स था वो ये सारे सोर्स हुआ करते थे न्याय के। इसके बाद जो सुल्तान था, ये मैन जो सर्वोच्च न्यायालय का जो हेड हम बोल सकते हैं वो यही था। सुप्रीम कोर्ट जो था वो, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश था वो सुल्तान ही था। लेकिन ये जो काजी जो हुआ करते थे और मुफ्ती जो हुआ करते थे, इनकी हेल्प से ही न्याय का कार्य देखता था। और जो काजी और मुफ्ती का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। मतलब जो काजी है तो उसका आगे जाके उसका कोई बच्चा ही अगला काजी बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कानून थे, इस्लामी कानून, उनकी व्यवस्था करने वाले को मुजत हिंद कहा जाता था कानून के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि फौजदारी कानून जो था वो हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए ही बराबर था। इसके अलावा जो प्रांतों के इक्तादार थे वो ही न्याय का कार्य संभाला करते थे। इसके बाद राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था वो सुल्तान ही होता था, इसी का निर्णय अंतिम होता था। और ये सद उस सुदूर से सलाह लेता था। मैंने आपको बताया सद उस सुदूर जो था वो रिलीजन से रिलेटेड था, धर्म से रिलेटेड था, तो उसको ये हम बोलते थे। तो ये इससे जैसे हम बोल सकते हैं इससे एडवाइस लेने के बाद ही कोई निर्णय किया करता था। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो आर्थिक व्यवस्था में उतने टाइम पे क्या क्या रोजगार थे, कहां कहां से इनका जो व्यापार था वो हुआ करता था। तो मेन जो था वो था कृषि और दूसरा व्यापार। तो ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत के टाइम पे उन्नत अवस्था में थे। मतलब दिल्ली सल्तनत राज्य समृद्ध राज्य था। मुख्य व्यवसाय थे जो थे बुनाई, रंगाई, धातु कार्य, चीनी व्यवसाय, कागज व्यवसाय आदि। इसके अलावा अगर हम बात करें आयात की जो प्रमुख वस्तु थी वो थी घोड़े और खच्चर, इन्हीं के थ्रू ये सब होता था। इसके बाद अगर हम निर्यात की बात करें तो कृषि संबंधी वस्तुएं थी, वस्त्र, अफीम, नील और ये सब शामिल थे इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुख्य जो कर थे, टैक्सेस जो थे वो 5 थे। एक था आपका उस्र जो था जो मुसलमानों से लिया जाता था, एक लैंड टैक्स हुआ करता था जो 5 से 10% होता था। इसके बाद हम खराज और खम्स की बात करें, जकात की बात करें, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं, एक बार देख लीजिए। जो लूट के जो लेके आया जाता था उसका 1/5 जो भाग था वो उस पर राज्य का अधिकार होता था, इसको खम्स कहा जाता था।
इसके बाद अगर हम बात करें जकात, जकात ये मुसलमानों से लिया जाता था, एक धार्मिक कर था जो उन्हीं के ऊपर ही खर्च किया जाता था, उनके जो उत्सव होते थे उन पर खर्च किया जाता है, ये 2 से 2.5% था। जजिया जो था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु आदि इस कर से मुक्त थे। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो कई सुल्तानों ने ब्राह्मणों को भी इससे मुक्त कर रखा था, लेकिन कई सुल्तानों ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक जीवन में जो सबसे सम्मानित वर्ग जो था वो विदेशी मुसलमानों का था, जो हिंदू से मुसलमान बने थे। इसके अलावा पर्दा प्रथा का प्रचलन भी बढ़ गया था, विवाह कम उम्र में होता था, और जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी उनको ही शिक्षा का अवसर मिलता था, निम्न वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके अलावा हम राजपूतों की उतने टाइम की बात करें तो इनमें जौहर प्रथा का भी प्रचलन हुआ करता था। जौहर प्रथा जो थी, इसमें क्या होता था कि इनके जो पति होते थे अगर उनको युद्ध में मार दिया जाता था तो ये लोग इकट्ठा बहुत सारी आग जला के उसमें कूद जाया करती थी, तो इस तरीके से ताकि इनको कोई सुल्तान, कोई मुसलमान इनको हाथ न लगा सके। तो इस काल में अगर हम हिंदू स्मृतिकारों की इस काल में अगर हिंदू स्मृतिकारों की बात करें तो ब्राह्मणों का जो समाज में स्थान था वो इन लोगों ने समाज में स्थान ऊंचा ही रखा। और अगर हम बात करें शूद्रों की, तो शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यहाँ पे इसे बहुत सारा काम लिया जाता था और इनको अलग ही समझा जाता था, इनको ना तो पूजा करने के लिए मंदिर में जाने दिया जाता था। इस तरीके से बहुत ही दयनीय स्थिति इनकी हुआ करती थी, और इनका जो मेन काम था वो था दूसरों की सेवा करना। इस काल में दास प्रथा भी थी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन के पास 50,000 दास हुआ करते थे। अगर हम फिरोज तुगलक की बात करें तो उसके पास 2 लाख तक दास थे। इसके बाद हम सल्तनत काल में मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो नस्ल और जातिगत वर्गों में ये विभाजित रहा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप कुछ अगर सब्जेक्ट्स के वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारे मेल आईडी पे, जो हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन वीडियो है उसमें आपको हमारा मेल आईडी मिल जाएगा, आप वहां से हमें मेल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा यही फायदा होगा दोस्तों कि आपको चैनल्स के जो वीडियोस अपलोड होंगे उनका लिंक मिलता रहेगा, उनका रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। इसलिए आप एनएस एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप जो भी आपके दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, इसका लिंक जरूर उनको शेयर करें, उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच।